हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग अभी इस वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। क्या होता है ये समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है ना, कि कुछ मेटल ऐसे हैं, कुछ सर्टेन मेटल्स हैं जिसके सरफेस पर जब एक डिफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। समझो, देखो कि मान लो ये कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है, ये किसी मेटल का सरफेस है ना। और जब इस मेटल के सरफेस पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करता है, ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट, ठीक है, या इंसिडेंट फोटोन भी कह सकते हैं, इंसिडेंट फोटोन। तो जब किसी मेटल के सरफेस पर एक डेफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करता है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। इसको आप ऐसे समझो कि ये हमारा कोई मेटल का सरफेस है ना, ये कोई मेटल का सरफेस है, ठीक है। और इसमें आप जानते हैं मेटल है तो मेटल तो एटम्स का बना होता है, एटम्स का। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, मान लो ये सब एटम्स हैं, ठीक है। आ रही ना बात समझ में। अब हम ये भी जानते हैं कि एटम्स के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को हम एक एक करके दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। इस प्रकार ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हमने इंडिकेट कर दिया उस एटम में, यानी ये हमारा मेटल का सरफेस हो गया, ये सरफेस है। जब इस पर लाइट स्ट्राइक करेगा तो ये क्या है, फोटोन। एक्चुअली ये क्या है, इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन ही तो है, या लाइट कहिए उसे आप। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ठीक है। और फोटोन मान लो पड़ा, एक फोटोन यहां पड़ा, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया मान लो, ठीक है। फिर ये फोटोन यहां पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। आ रही है बात समझ में। ये सब हमारा हो गया फोटोन्स, ठीक है। जो मेटल के सरफेस पर पड़ने के बाद जो एटम्स हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन पर जब ये फोटोन पड़ेगा तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये चीज समझो कि एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। यानी फोटोन्स की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होगा। आ रही है बात समझ में। तो फोटोन की संख्या अधिक कहने का मतलब ये समझो कि इस लाइट का, जो लाइट यहां पड़ेगा, उसका इंटेंसिटी जितना अधिक होगा। इंटेंसिटी एक्चुअली फोटोन्स की संख्या के लिए ही है कि लाइट का इंटेंसिटी मींस ब्राइटनेस जितना अधिक होगा, उस लाइट में फोटोन्स की संख्या उतनी अधिक होगी, और फोटोन्स की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से इजेक्ट होगा। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। एक फोटोन जो होगा, लाइट अगर पड़ रहा है मेटल के सरफेस पर, तो उस सोर्स ऑफ लाइट में तो बहुत सारे फोटोन्स होंगे, ठीक है। तो हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में सक्षम है, कैपेबल है वो, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन भी और कंडीशन भी। क्लियर है। तो जब मेटल के सरफेस पर ये हम इलेक्ट्रॉन है,
इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये हो गया हमारा मेटल सरफेस, ये मेटल सरफेस है ना। ये इंसिडेंट फोटोन हो गया, और ये इजेक्टेड फोटोन है जिसे एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा 12mv²। ठीक है, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, किसी न किसी वेलोसिटी से तो मेटल के सरफेस से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, और किसी न किसी वेलोसिटी से अगर इजेक्ट हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो वेलोसिटी भी इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का होगा, इसका मास भी है, मींस इस इलेक्ट्रॉन का यानी इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, उसको 12mv² से निकालेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर क्या हो रहा है, सो ये मेटल का सरफेस है, जब इस पर रेडिएशन स्ट्राइक होगा तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे इसको हम इलेक्ट्रॉन कहें, ये हमारा मेटल का सरफेस है, और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो फिनोमेनन आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हुआ है यहां पर, इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिख रहा है ऊपर में लिखा हुआ है, सो चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्या अब दिख रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेनन को डिफाइन करते हैं, है ना। तो चलिए हमारे साथ आप भी लिखते चलिए, लिखो, when certain metals, ठीक है, सर्टेन मेटल्स इसलिए लिखे नहीं यहां पर कि एक्चुअली ये समझो कि जितने भी मेटल्स है ना, इलेक्ट्रॉन सभी से इजेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर परेशानी क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनिट फोर्स से न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। जिस एटम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा रहा होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालना है, तो सीधी सी बात है कि जो इंसिडेंट लाइट होगा यानी इंसिडेंट जो फोटोन होगा, उस फोटोन के पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को डिटैच कर सके। यानी इंसिडेंट लाइट के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा फील कर रहा है उस अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ा जा सके। बात समझ में आ रही है। तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, सभी एटम में सेम फोर्स से नहीं जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो न्यूक्लियस से थोड़ा टाइटली हेल्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन है जो लूजली रहेगा जुड़ा हुआ, यानी उस पर कम फोर्स न्यूक्लियस का काम कर रहा है। तो अंडरस्टूड है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम फोर्स फील कर रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो कम लग रहा है। तो जब फोर्स इलेक्ट्रॉन कम फील कर रहा होगा तो उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डालेंगे, यानी इंसिडेंट लाइट का एनर्जी कम रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली पैक्ड होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सर्टेन मेटल्स में वैसे मेटल्स को कंसीडर करते हैं जिसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजेक्ट कराया जा सके, क्योंकि मेनली आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलते नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो इसलिए सर्टेन मेटल्स लिखेंगे। कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मेटल्स ऐसे होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा फोटोन का,
तो उन सब मेटल को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, वैसे मेटल्स को ही हम कंसीडर करेंगे केवल, ठीक है, जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, जो मेनली अल्कली मेटल्स होते हैं। अल्कली मेटल्स, चूंकि अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, उनके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से लॉस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ सर्टेन मेटल्स में मेनली हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? अल्कली मेटल्स को, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम लोग, लिखो, व्हेन सर्टेन मेटल्स सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हो गया है ना, और भी कई सारे एटीसी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन सर्टेन मेटल्स सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम were exposed to a beam of light यानी फोटोन, ठीक है। कि जब कुछ मेटल्स हैं, जब उसे हम लोग लाइट के बीम में एक्सपोज करते हैं, है ना, बीम ऑफ लाइट विथ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू नॉट बोल देते हैं। न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिए? न्यू नॉट। यहाँ जीरो टाइप लिखते हैं, इसको नॉट पढ़ते हैं हम लोग, न्यू नॉट, है ना। तो when certain metals such as potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to a beam of light with certain minimum frequency, है ना। अब यहाँ certain minimum frequency का मतलब क्या हुआ? मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब समझो कि अभी आप हम बता रहे थे आपको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है, तो इंसिडेंट लाइट का तो इतना एनर्जी होना चाहिए ना, उसका फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से तोड़ के बाहर निकाल सके। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हमें अप्लाई करना होगा। अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम हो, यानी इतना कम फ्रीक्वेंसी हो कि इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है उसको तोड़ने में वो कैपेबल नहीं हो, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं सो? यानी इस इंसिडेंट लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन संभव हो सके। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी अगर कम फ्रीक्वेंसी का स्ट्राइक कराया जाएगा रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होने से रहा नहीं होगा, इजेक्ट हो, ठीक है ना। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस इंसिडेंट लाइट के पास जरूर होनी चाहिए। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा? न्यू नॉट, ठीक है। कि जब उस सर्टेन मेटल पर उसको लाइट में एक्सपोज करते हैं और उस लाइट का एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? The electrons are ejected. The electrons are ejected from the surface of metal. ठीक है, मेटल के सरफेस से इजेक्ट होगा या नहीं होगा? फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ठीक है। दिस phenomenon is called photoelectric effect. And the ejected electrons are called photoelectrons. ठीक है, क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है यहाँ पर? चलो देखो, अब विजुअल है, देखिए क्लियर है। तो कुछ सर्टेन मेटल्स हैं जिसके सरफेस पर जब एक डेफिनिट मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराया जाता है तो उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, ठीक है। इस फिनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इतनी बात को आप नोट कर सकते हैं, समझ लीजिए। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो
नोट करो, फिर हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब समझो यहाँ पर कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेनन को समझने के लिए हर्ज तो नाम जानते हैं आप लोग, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। एक्चुअली हर्ज साइंटिस्ट का नाम था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या उसका एक्सपेरिमेंट था? देखो, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसी तरह का हर्ज ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे आप यहां ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत आसान चीज है। देखो यहां पर ये इसने मेटल का सरफेस रखा, ये हमारा मेटल का सरफेस हो गया। ठीक है, और इधर यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिया गया। डिटेक्टर का काम है यहां पर कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को वो डिटेक्ट कर सके। यहां पर एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या किया उसने, बैटरी के नेगेटिव पोल से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, और इसको भी उसने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो आप इस चीज को जानते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। नेगेटिव से जिसको कनेक्ट करते हैं वो कैथोड कहलाता है। तो यहां पर ये जो मेटल का सरफेस हुआ, ये एक्चुअली क्या है, कैथोड है। ठीक है, और ये हमारा हो गया डिटेक्टर। ये क्या है, डिटेक्टर। इसको हम लोग डिटेक्टर बोलते हैं, जो एनोड की तरह काम करेगा यहां पर। ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? अब एक चीज समझो कि इसके यहां पर मैंने वोल्ट मीटर या एमीटर लगा दिया। एमीटर, ठीक है, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए एमीटर हम लोग, या वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल वोल्ट मीटर। ठीक है, तो जैसे ही इस मेटल के सरफेस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, यूवी रेज है, इसको यूवी रेज मान लेते हैं हम लोग। ये अल्ट्रावायलेट रेज है कि जब ये अल्ट्रावायलेट रेज इस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक किया तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, जो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसे एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यही तो फिनोमेनन है कि जब मेटल के सरफेस पर एक रेडिएशन स्ट्राइक किया गया, यहां अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग ले रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज एनर्जेटिक रेडिएशन है, उसका चूंकि फ्रीक्वेंसी अधिक होता है, विजुअल रे से तो निश्चित अधिक होता है कि नहीं? तो जब इस पर ये यूवी रेज स्ट्राइक हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, वो इलेक्ट्रॉन मूव किया किधर, डिटेक्टर यानी एनोड की तरफ। तो अब समझो कि पहले यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं था, लाइट इस पर पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, डिटेक्टर पर जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा, ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन एनोड पर स्ट्राइक करेगा, इस वोल्ट मीटर में हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग मेजरमेंट होने लगता है इस वोल्ट मीटर में, कि कितना वोल्ट का करंट यहां पर पास हो रहा है। या तो वोल्ट मीटर लगा दो या एमीटर लगा दो। ठीक है ना, एमीटर का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर स्ट्राइक हुआ तो हर्ज ने क्या रीडिंग किया कि वोल्ट मीटर का जो कांटा होता है ना, वो रीडिंग शो करने लगा, यानी उसके में मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निश्चित रूप से जब लाइट इस पर पड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला होगा, तो ही सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ होगा। और जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ वोल्ट मीटर में रीडिंग स्टार्ट हो गया, यानी वोल्ट मीटर रीड करने लगा, उसमें कांटा जो है वाइब्रेट करने लगा, घूमने, एक तरफ घूम गया वो। उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, या करंट कितना पास हो रहा है वो निकाल लेते हैं मीटर की मदद से। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से, है ना, हर्ज जो है ये सिद्ध किया, इसी फिनोमेनन को हर्ज ने क्या कहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कि जब इस मेटल टारगेट पर जो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पर नेगेटिव पोल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये डिटेक्टर था, ये हमारा इनकम्प्लीट सर्किट था। जैसे ही इस पर लाइट पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया
जो कि एनोड पर जाकर स्ट्राइक किया तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, वोल्ट मीटर में रीडिंग स्टार्ट, जो ये दर्शा रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है। इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस कंप्लीट फिनोमेनन को क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इसको भी आप इमेज को अब बना लो, फिर आगे बढ़ते इसके ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग कि इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हर्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्व के आधार पर उसने क्या रिजल्ट दिया, क्या उसने बताया। चलो अभी समझेंगे, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स पढ़ेंगे कि इस इफेक्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है ना, किस प्रकार से इसको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, क्या इसका पूरा मीनिंग निकलता है। समझिए आप ध्यान से। देखो अभी जस्ट मैंने समझाया कि मेटल के सरफेस पर जब रेडिएशन स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। क्लियर है? अब मान लो कि ये कोई एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन था, ये है इसका न्यूक्लियस, इस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो इंसिडेंट लाइट है या इंसिडेंट आप फोटोन भी कह सकते हैं इसे, इसके पास इतना एनर्जी तो होना चाहिए ना कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा होगा ना यहाँ पर, खुद से सोचो। ठीक है, है ना, ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, इस अट्रैक्शन फोर्स को, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, कुलम्बिक फोर्स भी इसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इसके बीच एक फोर्स काम कर रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जिसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स जो माने बोल सकते हैं आप। तो सीधी सी बात है कि इस इंसिडेंट लाइट के पास इतनी एनर्जी होनी तो चाहिए जो इस फोर्स को तोड़ने में कैपेबल हो सके। अगर इस इंसिडेंट के लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस फोर्स को डिटैच कर सके, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यहां से नहीं होगा। ठीक है, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस रेडिएशन के पास, मिनिमम तो होनी ही चाहिए, उससे अधिक हो तो और अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर रेडिएशन है तो और अच्छी बात है। हम इसके बारे में भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी को हम किससे दर्शाते हैं? न्यू नॉट से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे दर्शाते हैं? न्यू नॉट से। क्लियर है? अगर उस एनर्जी यानी इंसिडेंट लाइट के पास, है ना, इफ द इंसिडेंट लाइट हैज नो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, या जो उसके पास फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से ज़्यादा नहीं है या न्यू नॉट के बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा? जब इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अब समझो कि जो इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, सीखते चलो। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए अगर, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इस पर स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ करके सरफेस पर चलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगा। बात समझे क्या बोल रहे हैं? सो समझो, देखो ये हमारा मेटल का सरफेस है, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस पर रेडिएशन स्ट्राइक हुआ, ठीक है, इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं न्यू नॉट है, मिनिमम जो होना चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही हम डाले हैं इस पर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक की है। क्या होगा आपको पता है?
है ना, जो आपने फ्रीक्वेंसी डाला, यानी जिस एनर्जी को आपने डाला इस इलेक्ट्रॉन पर, वो सारा एनर्जी खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में ही। इलेक्ट्रॉन को तोड़ना मतलब क्या, न्यूक्लियस से जो फोर्स है ना, जिस फोर्स से लगा हुआ, उस फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाएगा। बात को समझो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पर चलाएगा, वो सरफेस पर चलाएगा, है ना। इसको आप ऐसे समझो, हम एक उदाहरण समझाते। देखो कि मान लो ये हमारा सरफेस है, हैंड, ये हाथ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है जो किसी एटम के साथ बंधा हुआ है। मान लो इस मार्कर को मैंने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा वो समझो कि अगर हम इस पर एक रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे जिसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा, तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे उंगली के बीच में फंसा हुआ है, एक फोर्स से वो बंधा हुआ है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर स्ट्राइक किया जाएगा तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को तोड़ करके सरफेस पर चलाएगा। यानी एटम को छोड़ के देखो, मेटल, हमारे हाथ को ना, इसको मेटल का सरफेस मानो, और जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ एक फोर्स से बंधा हुआ था उंगली के बीच में, यानी न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ था, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक किए तो वो सारा का सारा एनर्जी जो लाइट का था, मिनिमम एनर्जी, वो इसको तोड़ने में ही खर्च हो गया। तोड़ना मतलब इसको छुड़ाने में, और छोड़ करके वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर चलाया। क्या इस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी मिला? नहीं मिला। केवल जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने स्ट्राइक कराया था, वो फ्रीक्वेंसी यानी वो एनर्जी, चूंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी हम दोनों बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। तो जो एनर्जी मैंने स्ट्राइक कराया, मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के एनर्जी को वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अगर इंसिडेंट लाइट के पास मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी है, तो सारा जो वर्क फंक्शन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इंसिडेंट लाइट का, वो सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में ही खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन को एटम से डिटैच कराने में खर्च हो गया। तो डिटैच कराने में जब खर्च हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में जो फोर्स बंधा हुआ था, उस फोर्स को तोड़ करके एटम के सरफेस पर चलाया। इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। इतनी बात समझ गए। अब समझो कि अगर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए था, यानी जो मिनिमम एनर्जी चाहिए था, उससे ज़्यादा एनर्जी का लाइट स्ट्राइक करा देंगे तो क्या होगा? उससे ज़्यादा एनर्जी का, यानी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट स्ट्राइक कराएंगे तो क्या होगा? तो सोचो क्या होगा सो, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए, और इंसिडेंट लाइट का एनर्जी भी 10 जूल है। तो क्या होगा यहाँ पर? 10 जूल चाहिए था, 10 जूल मैंने यहाँ स्ट्राइक करा दिया। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है एटम को छोड़ करके केवल सरफेस पर चलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर मान लो कि इंसिडेंट लाइट का एनर्जी 15 जूल है, 15 जूल मैंने डाल दिया, अब सोचो क्या हुआ होगा, ठीक है। 15 जूल तो इसके पास एनर्जी है, उस 15 जूल में से 10 जूल इसको तोड़ने में लग गया ना, इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने में 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया, वो तो फिक्स्ड होगा। इंसिडेंट हम कराए यहाँ पर 15 जूल, 15 जूल में से 10 जूल जो है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़ाने में खर्च हो जाएगा, डिटैच कराने में। तो 5 जूल का क्या हुआ एक्स्ट्रा, जो 5 जूल था, वही 5 जूल जो है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर कर देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां इजेक्ट हुआ, उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी कितना होगा, जितना मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी डाला था। 15 जूल डाल देगा ना, तो 15 जूल हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट का एनर्जी। 15 में से 10 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुड़ाने में खर्च हो गया, उस 10 जूल को बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो 5 जूल एनर्जी था, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में लगा हमको, ठीक है,
वही 5 जूल जो होगा इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एक्स्ट्रा जो 5 जूल दिए ना, वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, वही इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी प्रदान किया है। 5 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी जो था वो इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दिया। चूंकि 10 जूल मिनिमम चाहिए था, 10 जूल डालते तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल रहा था, केवल न्यूक्लियस से छूट करके वो सरफेस पर आ जा रहा था। लेकिन एक्स्ट्रा जैसे ही डाले इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी से, एक निश्चित वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। अब सोचो 20 जूल अगर डालेंगे, 25 जूल डालेंगे तो क्या होगा, 20 डालेंगे तो क्या होगा, सोचो 20 डालेंगे तो ये फिक्स है कि 20 में से 10 जूल एनर्जी इसको छुड़ाने में खर्च हो जाएगा। अब 10 जूल एक्स्ट्रा हो गया तो सीधी सी बात है इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास जो इम्पार्टिंग एनर्जी होगा वो 10 जूल होगा। ठीक है, यानी जितना ज्यादा इसके पास एनर्जी बचा हुआ रहेगा उतना तेजी से वो बाहर निकलेगा। यानी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा, यानी इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जितना अधिक होगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी उतना अधिक होगा। खुद से सोचो कि यहां जो तोड़ने में एनर्जी खर्च हो रहा है तो फिक्स्ड अमाउंट है, हम कितना डाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको तोड़ने में एक फिक्स्ड वैल्यू लग रहा है। ठीक है, तो मान लो इसको तोड़ने में एक रिफरेंस हमने मान लिया 10 जूल का, तो मेटल बाय मेटल वेरी करेगा। वो 10 जूल तो हम कोई एक रेफरेंस मान लिए ना, ऐसा नहीं कि 10 जूल रट लेना है आपको। मेटल के हिसाब से अलग अलग है ना मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है। अब कोई मेटल का मान लो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं, तो उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगा। और जिसका इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी अधिक होगा। हम एक रेफरेंस 10 लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 जूल एनर्जी इसको तोड़ने में अगर लग रहा है, 15 का इंसिडेंट कराएंगे तो 5 होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर 20 इंसिडेंट कराएंगे तो 10 खर्च हो गया, 10 होगा काइनेटिक एनर्जी। अगर 25 का एनर्जी स्ट्राइक कराएंगे तो 10 खर्च होगा, 15 होगा काइनेटिक एनर्जी। यानी इंसिडेंट लाइट का एनर्जी जितना अधिक, ठीक है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक। काइनेटिक एनर्जी अधिक मतलब उसका वेलोसिटी अधिक, क्योंकि K इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। अब इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा होगा, v की वजह से, वेलोसिटी की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका मास थोड़े ना चेंज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट होगा, तो v चेंज करेगा, बढ़ेगा, तो ही काइनेटिक एनर्जी हमारा बढ़ेगा ना। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। जितना अधिक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन होगा उतना अधिक एनर्जी होगा इस इंसिडेंट रेडिएशन का। इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी उतना अधिक होगा, मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी उतना अधिक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए, क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब समझो आगे अगला पॉइंट, ये जो यहाँ मेटल का सरफेस है ना, देखो इसमें तो हमने यहाँ पर क्या किया, पिछले भी वीडियो में, पिछले भी फिगर में बनाए थे। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर टकराया, ये निकला, फिर टकराया, फिर ये निकला, फिर टकराया, ये निकला, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट हो रहा है, इसमें देखो, इसमें क्या किए हैं, इंसिडेंट लाइट में फोटोन की संख्या बढ़ा दिए। ज्यादा फोटोन स्ट्राइक कराए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला बाहर। ठीक है, तो अगर हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बोलने का मतलब ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कहने का मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कुछ एरिया है जिस पर फोटोन्स स्ट्राइक कराया गया है ना। तो इंसिडेंट लाइट में फोटोन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, मतलब इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी जितना अधिक होगा, मतलब इंसिडेंट लाइट का ब्राइटनेस जितना ज्यादा होगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी अधिक होगी। ठीक है ना, दोनों बात समझो। फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अधिक होगा, काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा।
फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ फोटॉन्स को कोई लेना देना नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी यानी वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो यहां से इजेक्ट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ये किस पर डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पर, यानी लाइट के ब्राइटनेस पर। ठीक है, कि पर यूनिट एरिया पर कितना फोटोन स्ट्राइक हो रहा है। जितना अधिक फोटोन स्ट्राइक होगा, फोटॉन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी अधिक होगी। यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या इंसिडेंट लाइट में उपस्थित फोटॉन्स की संख्या पर डिपेंड करेगा, मतलब इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा, जबकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। इतनी बात को समझे? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अर्थात काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी हमने आपको दिया है, इसी चीज को समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है ना? चलो, इसमें अगर कुछ काम का लग रहा है आपको तो नोट कर लो। अब ज्यादा फोटोन पड़ा तो मोर इंटेंसिटी का लाइट है, मोर इंटेंसिटी, लाइट ऑफ मोर इंटेंसिटी। ये यहां मोर इंटेंसिटी का लाइट स्ट्राइक हुआ। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी जितनी अधिक, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी अधिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितना अधिक, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी उतना अधिक। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब जो अभी हम बता रहे थे, समझा रहे थे, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ एक एक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा तब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अभी जो मैंने आपको पूरी बात समझाई है, ठीक है, उन सारे चीज़ों को हमने यहाँ पर पॉइंट्स बना करके लिख दिया है। एक एक पॉइंट करके मैंने सारे इंफॉर्मेशन लिख दिए हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम इसको एक बार और समझा दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखिए, फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा वो समझो। द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशंस स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल हैज एट लीस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी हो सकता है जब इंसिडेंट लाइट के पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट यहां यही लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे पॉइंट को पढ़िए। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, इंसिडेंट लाइट का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और उसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट के मिनिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कहेंगे, तो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन के एनर्जी को वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है, यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए रेडिएशन के पास, फोटोन के पास, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ये लिखा हुआ है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एच न्यू नॉट। एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में? E इक्वल टू क्या है बोलो? एच न्यू या एच इंटू सी बाय लैम्डा। ये तो पढ़े ना, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा।
अब यहाँ पर ये तो हो गया किसी भी फोटोन का एनर्जी। मिनिमम के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसमें नॉट लगा दिया, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा नॉट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या है बताओ, ये जो एनर्जी है एच न्यू नॉट, ये एक्चुअली क्या है, मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन। इस एनर्जी से अगर कम एनर्जी रहेगा इंसिडेंट फोटोन का तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। तो जस्ट थोड़ी देर पहले समझाएं कि मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ, ठीक है, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी लाइट का कितना था। यानी इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी जितना अधिक होगा यूज्ड लाइट का, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी अधिक होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या। थर्ड पॉइंट यही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, किसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज किया गया उसके इंटेंसिटी के। चौथा पॉइंट पढ़ो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट्स वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका मास तो नहीं बदलेगा, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा, तो हम काइनेटिक एनर्जी बोले या वेलोसिटी, बात को समझो कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पर, इंसिडेंट लाइट के एनर्जी पर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जितना अधिक फ्रीक्वेंसी उतना अधिक, या फ्रीक्वेंसी जितना अधिक एनर्जी उतना अधिक। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पर डिपेंड करेगा, और निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। चौथा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट यही लिखा हुआ है। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस इट्स वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज्ड। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी यानी उसका वेलोसिटी यूज्ड लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, न कि उसके इंटेंसिटी पर। पांचवा पॉइंट पढ़ो, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी इसको समझो यहां पर इस तरह से, एक इंफॉर्मेशन है, ये मेटल का सरफेस है ना, इस पर लाइट स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। तो स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई टाइम गैप नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इंसिडेंट लाइट आज स्ट्राइक हुआ है तो कल फोटोन निकलेगा, कल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं सोचना है। यानी स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देयर इज नो टाइम गैप, टकराया निकला। हाँ, अब उस इंसिडेंट लाइट के पास इतना एनर्जी होगा ही नहीं कि उसको निकाल पाए, तो बात ही खत्म है ना। अब ऐसा भी नहीं सोचना है कि सर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको मेटल से तोड़ना है, यानी उसके एटम से उसको डिटैच कराना है, उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम 5 जूल का 2 एनर्जी डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस इलेक्ट्रॉन को एक ही बार में उतना एनर्जी चाहिए, 10 जूल। समझ में आ रही है बात, कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से डिटैच कराना है, उस न्यूक्लियस जो फोर्स लगाए हुआ है, हम 10 को रिफरेंस लेकर उस समय से समझ रहे हैं, तो मान लो कि अगर हम 10 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, तो ऐसा थोड़े ना कि हम 2 जूल का 5 फोटोन डाल देंगे, 2 जूल का 5 फोटोन डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अगर 10 जूल एनर्जी चाहिए तो उसको टुकड़ा में नहीं चाहिए, एक बार में 10 जूल चाहिए, तो ही एटम को छोड़ेगा वो। ज़्यादा देंगे तो तेजी से निकलेगा, जितना ज़्यादा देंगे उतना तेजी से निकलेगा। यानी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी उतना अधिक होगा। ठीक है ना, ये बात समझ गए। चलो, तो वहां पर कोई टाइम गैप नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट यहां समझो, और भी इसके आगे पॉइंट है, फिलहाल अभी बोर्ड भर चुका है, तो यहाँ पर जो लिखे हैं उसके बारे में समझ लीजिए। टू कॉज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने का जो कारण है,
ठीक है, सरफेस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है? द फोटोन्स ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी हो सकता है जब इंसिडेंट लाइट के पास एनर्जी जो है या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। वर्क फंक्शन समझ रहे हैं ना, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब इंसिडेंट लाइट के पास एनर्जी जो मिनिमम है वर्क फंक्शन या तो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। इंसिडेंट लाइट का एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या इससे ज़्यादा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में चूंकि अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाइनली खत्म नहीं हुआ है, इसमें हम फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है? तो उसको हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, रेगुलर करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ अदरवाइज बहुत बड़ा होते जा रहा है, ठीक है? ऑलरेडी आपका 46 मिनट का कंप्लीट ये वीडियो हो चुका है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रेस्ट पार्ट बच गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, और जो अभी तक पढ़ाए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीछे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? इसको फर्दर कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। ओके।